तो आई वाज टॉकिंग अबाउट सी सेट पैराग्राफ ना। तो क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। इट इज़ मोर और लेस कि आपकी रीडिंग स्पीड इतनी स्लो होती है या अंडरस्टैंडिंग स्पीड इतनी स्लो होती है। पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आ रहा है, दो बार पढ़ गया पैराग्राफ, तो दैट कम्स विद प्रैक्टिस ना। दैट इज वाई वन थिंग इज दैट ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। रीडिंग स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग स्पीड का मतलब सिंपली ये नहीं है कि सॉरी रीडिंग स्पीड का सिंपली मतलब ये नहीं है कि आप जैसे विजन की मैगजीन है या लक्ष्मीकांत है जिसको आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, उसी को बार बार पढ़ के रीडिंग स्पीड नहीं बढ़ने वाली है, राइट। रीडिंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि यू हैव टू रीड सम न्यू कंटेंट दैट ऑल्सो अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट काइंड ऑफ, है ना। आप अगर सी सेट का पैराग्राफ देखोगे, इट इज नॉट नोट्स फॉर्मेट में नहीं होता है वो पैराग्राफ, राइट। इट इज सिंपल वन इंसिडेंट दे आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, दे आर डिस्क्राइबिंग सम, समटाइम्स देयर आर सम पोएटिक पैराग्राफ्स एज वेल ना, थोड़ा सा। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर एडिटोरियल पार्ट, जहाँ पे आप तीन चार पैराग्राफ पढ़ते रहो, साथ में साथ आपके समझ में आना चाहिए व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द राइटर, राइट। दैट हेल्प्स अ लॉट इन सी सेट। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर सी सेट में जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें बहुत गलतियाँ हो जाती हैं या बहुत टाइम लग जाता है। ऑब्वियसली एक तो बड़ा पैराग्राफ है, समटाइम्स देर आर लाइक देर इज अ पैराग्राफ दैट इज फॉर वन पेज, एक पेज का पैराग्राफ है, और उसको आप अगर दो बार पढ़ने बैठ गए तो इट गेट्स डिफिकल्ट। समटाइम्स द लैंग्वेज इज टिपिकल, पैराग्राफ छोटा सा ही है लेकिन लैंग्वेज टिपिकल, उसको तीन तीन बार पढ़ के समझ में आ रहा है। This happens because we are too much dependent upon the magazines and notes for our preparation. That is one of the reason कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। सेम इज फॉर अपना एथिक्स की केस स्टडी, राइट। अब समटाइम्स द केस स्टडी इज ऑफ लाइक एटलीस्ट 20-25 सेंटेंसेस, 25 सेंटेंसेस की केस स्टडी है, एंड यू नीड टू मेमोराइज और रिमेंबर ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर एज वेल। हर चीज़ उसका बारीक से बारीक पॉइंट भी आपको देखना है, याद रखना है, साथ में उसको समझना है पूरा। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर रीडिंग स्पीड, है ना। इवन समटाइम्स जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा लेंदी आ जाता है। जीएस का क्वेश्चन, उसको पढ़ के समझने में टाइम लग जाता है। तो इट इज़ मोर अबाउट थिंकिंग स्पीड एज वेल, राइट। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे टू राइट क्वेश्चन, उतनी ही हमारी जो थिंकिंग स्पीड है दैट विल इम्प्रूव, राइट। सेकेंडरी रिवीजन तो है ही है, राइट। थर्ड थिंग इज, आप अगर मोस्ट ऑफ द थिंग्स देखोगे बहुत अच्छे से, तो अगर एक सब्जेक्ट की हम बात करें, फॉर एग्जांपल वी पिकअप इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। हमने इंटरनल सिक्योरिटी पिक किया, तो सिक्योरिटी के मोस्टली क्वेश्चंस के दो या तीन पॉइंट्स जो है वो सिमिलर रहेंगे, राइट। आउट what are we expecting? We are expecting कि you are writing 6 points in a 10 marker question, 5 or 6 points in a 10 marker question if you are explaining properly, मतलब एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करके एग्जांपल डाल रहे हो, इंट्रोडक्शन 5 से 6 पॉइंट एंड देन कंक्लूजन। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप 6 पॉइंट्स लिख रहे हो, उसमें दो या तीन पॉइंट्स तो कॉमन है, राइट। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के लिए ले लो, चाहे वो कश्मीर की इंसर्जेंसी के लिए ले लो, टेररिज्म को लेके ले लो, इवन मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, कुछ कुछ पार्ट तो इवन साइबर सिक्योरिटी में भी आपका कुछ पॉइंट्स जो है मोर और लेस सेम आ जाएंगे। बट एटलीस्ट हाफ ऑफ द सब्जेक्ट में दो या तीन पार्ट सेम। इज फॉर गवर्नेंस, कोई भी स्कीम आ गई उसके रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट्स है, राइट। तो जब भी आप गवर्नेंस पढ़ते हैं, तो जो फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज वाला, है ना, उसमें आप अगर देखेंगे कि स्कीम्स वगैरह है तो उनको हम किन पैरामीटर्स पे जज करेंगे, तो 7-8 पैरामीटर्स हैं उसमें, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज पैरामीटर्स। उसके बाद स्कीम स्पेसिफिक एग्जाम्पल, दैट विल डिपेंड अपॉन योर स्पेसिफिक नॉलेज। सो जो मार्क्स जो है वो तो स्पेसिफिक नॉलेज से आएंगे, दैट इसमें तो कोई शक नहीं है। बट व्हेन यू वांट टू जनरेट 5 to 6 पॉइंट्स, तो जो बाद के 3 पॉइंट्स हैं वो मोर और लेस सेम रहेंगे विद एग्जाम्पल दैट हैज टू बी स्पेसिफिक टू द सिचुएशन। अब नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी में पूछा आपने, कोई पॉइंट लिखा फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंटल इशू, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट है, या फिर एम्प्लॉयमेंट इशू लिखा आपने, तो वो आप एम्प्लॉयमेंट इशू का अगर डाल रहे हो तो यू हैव टू गिव सम डेटा फैक्ट्स और समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू नॉर्थ ईस्ट। आप जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंटल इशू का एग्जांपल आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं डाल सकते, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू नो दिस पॉइंट कि हाँ एक पॉइंट तो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मेजर इशू फॉर इंसर्जेंसी इन इंडिया, फॉर, है ना, मान लो ये एक पॉइंट है। तो नाउ यू हैव टू स्पेसिफिकली फाइंड एग्जांपल्स रिगार्डिंग कि कहाँ कहाँ पे इंसर्जेंसी है इंडिया में,
फॉर एग्जाम्पल नक्सलिज्म के लिए अगर डालना है, नॉर्थ ईस्ट के लिए डालना है, कश्मीर के लिए डालना है, तो फॉर ऑल दीज थ्री यू नीड टू फाइंड सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल, बट आपका पॉइंट वुड बी द सेम. समटाइम्स सम पॉइंट वुड बी पॉलिटिकल एपैथी, राइट. पॉलिटिकल एपैथी इज वन ऑफ द रीजंस. तो उसके लिए भी आपको कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट, स्पेसिफिक एग्जाम्पल दैट यू हैव टू कोट, दैट हैज टू बी फ्रॉम सर्टेन रीजन, बाकी पॉइंट वुड बी द सेम. ठीक है. तो when you are preparing specifically, जब हम ancillary subjects की बात करते हैं जो prelims में नहीं आ रहे हैं but mains में देखो उनकी weightage अच्छी खासी है, right. If we talk about society, तो around 60 marks to 75 marks का society का weightage रहता है, right. If we talk about IR का definitely 50 marks का weightage रहता है, 4 क्वेश्चन आते हैं 210 मार्क का, 215 मार्क का. गवर्नेंस की अगर बात करें तो गवर्नेंस का भी मिनिमम टू मिनिमम 75 मार्क्स का वेटेज रहता है पेपर के अंदर, राइट. सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी एटलीस्ट 35 मार्क्स का वेटेज है. डिजास्टर मैनेजमेंट एटलीस्ट 20 या 25 मार्क्स का वेटेज है, राइट. तो अगर इन छोटे सब्जेक्ट्स की जब जिनकी हम बात करते हैं, सिर्फ हम उनका भी अगर काउंट करके चलते हैं तो दे आर अराउंड 300 टू 350 मार्क्स आउट ऑफ 1000 मार्क्स. एंड वो बहुत हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो हम उनको पढ़ भी नहीं रहे हैं. तो सिर्फ मेंस की स्पेसिफिक 300 मार्क्स, 30% ऑफ द टोटल पार्ट. एथिक्स को अगर छोड़ दे तो 40% जो हमारा GS 1 2 3 का पार्ट है दैट कम्स फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, राइट, जिनको हम कोर नहीं मानते. इन सब्जेक्ट्स की कुछ खास बात है कि यू हैव टू गेट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, सम डिफरेंशिएटेड पॉइंट, ठीक है, सम अनडिफरेंशिएटेड पॉइंट, सम डिफरेंशिएटेड पॉइंट विद डिफरेंशियल एग्जांपल्स, ठीक है. लेकिन इनको हम छोड़ के नहीं जा सकते. बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत ईजी भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेजुएट्स हैं हम इस कंट्री की सोसाइटी में रहे हैं, हम गवर्नेंस को समझ सकते हैं, सोसाइटी को समझ सकते हैं, सिक्योरिटी को समझ सकते हैं. तो जनरल पॉइंट्स तो कोई भी लिख देगा, राइट. समवन हु इज ग्रेजुएटेड, समवन हु इज अवेयर ऑफ द सिचुएशन, वो लिख देंगे जनरल पॉइंट्स. तो द डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एस्पायरेंट एंड जनरल जो है, जो नहीं प्रिपेयर कर रहे, उनमें एक ही पॉइंट तो सबको पता है, राइट. जब आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी तब भी अगर हम बात करें कि असम में इंसर्जेंसी के क्या रीजन है, तो सब लोग कुछ ना कुछ तो बता ही देते हैं अदर देन सम स्पेसिफिक पॉइंट्स. तो यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक. मोर स्पेसिफिक होने के लिए पढ़ना और मल्टीपल रिवीजन, ठीक है, और लिखने के लिए बेटर थिंकिंग स्पीड एंड बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस सब्जेक्ट्स थिंग्स, ठीक है. आपको सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाना पड़ेगा, राइट. सो इन टुडेज सेशन आई विल टॉक मोर अबाउट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है. बॉडी पार्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे, बॉडी पार्ट के ऊपर वी विल टॉक इन सम अनदर सेशन. थोड़ा बहुत आज बॉडी के ऊपर बात करेंगे, राइट. एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव यू कैन आस्क. I have created this document. ये डॉक्यूमेंट आई विल शेयर विद यू, ठीक है. थोड़ा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के ऊपर मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है. थोड़ा अरेंजमेंट डॉक्यूमेंट का बहुत अच्छा नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग यू विल अंडरस्टैंड कि मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है. यूपीएससी आंसर राइटिंग का व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट कैन बी द स्टाइल, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद फोकसिंग की. क्योंकि देखो बहुत स्टूडेंट्स का इशू आता है कि सर इंट्रोडक्शन एक जैसा सा हो रहा है ना, या फिर कंक्लूजन एक जैसा सा हो रहा है, या फिर मैं खुद देख रहा हूँ कि बड़ा जेनरिक सा इंट्रोडक्शन लिख दिया. कुछ बच्चे अभी भी करते हैं कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वही इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं, राइट. तो दैट हैज टू बी इम्प्रूव. देखो ग्रेजुएशन में हम यही करते थे ना, क्योंकि टेक्निकल होता है या इवन नॉन टेक्निकल में भी हम यही कर रहे हैं कि क्वेश्चन उठाया एंड उसी का जो पार्ट है, दीज आर द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर, यू नो, सिंपली स्टार्ट किया. क्योंकि इंट्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं था, बट हियर इट मैटर्स. इंट्रोडक्शन इसलिए मैटर करता है कि दे आर लुकिंग इफ यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर. आप जो कहना चाह रहे हो उसको एक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बहुत हैपजार्ड तो नहीं है, राइट. फॉर एग्जांपल दे वांट यू टू बिकम एन ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर, चलो वी आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर IAS एंड एनीथिंग, एंड देन व्हेन यू आर गोइंग टू अ कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर स्टांस टू समवन, तो आप सीधा सीधा तो नहीं बताएंगे ना. यू हैव टू गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट इट, राइट. कोई भी चीज आप स्टार्ट करोगे विद इन अ मीटिंग, इवन यू आर चेयरिंग द मीटिंग ऑल्सो, यू आर एक्सप्लेनिंग टू योर जूनियर समथिंग, ठीक है. तो हम ये करेंगे नहीं, यू विल गिव अ ब्रीफ कंटेक्स्ट, है ना. एंड दैट कंटेक्स्ट हैज टू बी प्रिसाइज एज वेल एज कंसाइज. ऐसा नहीं है कि आप 10 12 15 मिनट तक बोले ही जा रहे हो कि ये है नहीं, जस्ट वन थिंग. तो यू दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमें स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, राइट. टू बिकम एन ऑफिसर यू हैव टू हैव सम स्ट्रक्चर्ड थॉट्स, एंड दोज थॉट्स
have you have to be able to put in your paper. That's the whole point of answer writing, right? So answer writing क्या है? Whatever you have the knowledge, right? Or whatever you can put on the paper, right? उसमें उसको आंसर राइटिंग बोलते हैं। सीधी सीधी सी बात, आपको पता है और उसमें से आप कितना अच्छे से उन चीज़ों को पेपर पे पुट कर पाते हो। जिनको पास बहुत अच्छे नॉलेज है, क्योंकि देखो प्रीलिम्स क्लियर करके आ रहे हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्टूडेंट जो 4-4 5-5 प्रीलिम्स रेगुलर क्लियर करते हैं, मेंस एक बार भी क्लियर नहीं होता है। डू यू थिंक उनको नॉलेज नहीं है? नॉट पॉसिबल, राइट? प्रीलिम्स खासकर पिछले 4 साल 5 साल से जैसा आ रहा है, तो नॉलेज के बिना तो ऐसा तो नहीं उनके पास कंटेंट नहीं है, राइट? द इश्यू इज दे आर नॉट एबल टू राइट इट क्लियरली इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, ठीक है? वन ऑफ द थिंग जो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व भी किया, वन ऑफ माई ओन फ्रेंड जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा था, उसने भी 500 प्रीलिम्स क्लियर किए विद मी, बट ही नेवर क्लियर्ड एनी मेंस, ठीक है? रीजन, वन ऑफ द रीजन वाज कि उसको लिखना ही नहीं आता था, राइट? इस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही पुअर था, एंड बहुत इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। ही ट्राइड, ही रोट, बट स्टिल ही वाज नॉट एबल टू इम्प्रूव द लैंग्वेज। तो अगर तो देखो लैंग्वेज में बहुत मेजर इशू है, राइट? वो आप लोगों ने जब भी इवेल्युएट किया ही है, मेरे को लग रहा है सबके मैंने आंसर्स तो इवेल्युएट किए ही हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपका किसी का भी लैंग्वेज का मेजर इशू है। लेकिन इन केस आई एम गिविंग दिस कमेंट रेगुलरली कि वर्क ऑन योर लैंग्वेज और वर्क ऑन दिस थिंग, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग कि अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कितने भी अच्छे पॉइंट्स है, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, देन नो पॉइंट, है ना? क्योंकि रिटन फॉर्मेट है, इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट इज नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। दे आर जजिंग योर पर्सनैलिटी, डेफिनेटली दे आर जजिंग योर नॉलेज, बट बेस्ड ऑन योर रिटन मटीरियल, ठीक है? आपका फेस नहीं है उनके आगे, तो यू हैव टू हैव दोज राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स से मेरा मतलब यहाँ पे फ्लारी लैंग्वेज से नहीं है, बेसिक लैंग्वेज वी नीड टू हैव, ठीक है? नाउ क्यों चाहिए आंसर राइटिंग, ठीक है? अब दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन लाइक रैंक 1 और लाइक रैंक 900 में भी आप अगर देखोगे तो बहुत डिफरेंस आते हैं मेंस के मार्क्स में, राइट? बट you can see, and even myself, I've scored like 469 in 2016 mains and then 819 in 2017 mains. In 1 year I improved 350 marks, ठीक है? तो I'm not saying कि I improved, but मैं अपनी गलती बता रहा हूँ कि 469 मार्क्स भी आए हैं 1750 में से, ठीक है? एंड दैट वाज माय सेकंड मेंस। नाउ यू कैन इमेजिन, तो ऐसा नहीं था कि नॉलेज नहीं थी, ठीक है? बेसिक नॉलेज तो था, इतना बुरा नॉलेज नहीं था कि 469 मार्क्स आए, बट नॉलेज लिखना इतना बुरा आता था मेरे को, माई राइटिंग स्किल्स वर सो बैड कि आई गॉट दैट मच मार्क्स ओनली, ठीक है? देन आई इम्प्रूव, तो दैट इट कैन बी इम्प्रूव, राइटिंग स्किल्स स्ट्रक्चरिंग कैन बी इम्प्रूव्ड इफ यू आर ओवरऑल फाइन विद द ग्रामर एंड दैट पार्ट। अब लिखना, अब इंग्लिश इतनी ही नहीं आती है कि हम उसको सेंटेंस फॉर्मेशन कर सके, तो देन यू माइट थिंक ऑफ चेंजिंग द मीडियम एज वेल। आप लोगों में किसी का भी नहीं है इशू, ऑल द 8 स्टूडेंट्स हियर, आप सबकी इंग्लिश इज गुड इनफ, ठीक है, टू क्लियर द एग्जाम। देन हाउ यूपीएससी आंसर्स आर इवैल्यूएटेड, देखो ये एग्जामिनर का माइंडसेट है, किसी को भी नहीं बताया यूपीएससी ने कैसे, बट एज आई हैव एक्सप्लेन टू ईच वन ऑफ यू, आई हैव वर्कड विद सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, है ना? अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से इवैल्यूएशन के लिए दे हैव सेट सम गाइडलाइंस, देन एवरीवन टॉक्स, या मोस्ट ऑफ देम हैव मोर और लेस सिमिलर थॉट प्रोसेस, है ना? कि या आई टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, ऑप्शनल के बारे में भी आंसर राइटिंग का थोड़ा सा बताऊंगा मैं, या आई विल। तो एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है? देखो, एक तो कंपैरेटिव, डेफिनेटली, राइट? इफ यू आर राइटिंग 4 पॉइंट्स, समवन एल्स इज राइटिंग 5 पॉइंट्स, ठीक है? आपके चारों पॉइंट्स भी है और एक अच्छा 5वां पॉइंट भी है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ही और शी विल गेट हाफ अ मार्क तो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? बट एट द सेम टाइम आपको ये नहीं करना कि मेरे को इतने पॉइंट्स तो लिखने हैं बट पेपर पूरा ना हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज टू कंप्लीट द पेपर। आई हैव सीन दिस, जिसने पेपर पूरा किया अच्छे से, उसका मेंस तो क्लियर हो रहा है। इफ समवन इज एबल टू राइट ऑल द 79 क्वेश्चंस इन दिस GS 1 2 3 4, बट ऐसा नहीं बिल्कुल ही बकवास, मतलब अबव एवरेज ऑल्सो, दे आर क्लियरिंग द मेंस, ठीक है, मोस्टली। तो वन थिंग इज टू कंप्लीट द पेपर, सेकेंड इज टू राइट बेटर पॉइंट्स, ठीक है? वो तो लिखना ही लिखना है जो सब लिख रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन समथिंग, अगर कोई बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल है और वो सबको पता है, तो अगर वो आपने नहीं लिखा तो कंपैरेटिव वैल्यूएशन है, 9 लोगों ने लिखा, एक ने नहीं लिखा, मतलब आपके मार्क्स वहाँ कट जाएंगे, राइट? तो यू हैव टू राइट
दोज पॉइंट्स, दोज आर वेरी ऑब्वियस। कभी कभी हमें लगता है तो बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है, नहीं लिखेंगे, राइट, बट बहुत ऑब्वियस पॉइंट भी लिखना है, क्योंकि सब लिख के आ रहे हैं। अगर सबने बहुत ऑब्वियस पॉइंट लिखा और आपने नहीं लिखा तो एग्जामिनर विल नॉट अप्रिशिएट दैट, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या, प्रैक्टिकल सोल्यूशन होने चाहिए, है ना। एंड इफ द सोल्यूशन इज प्रैक्टिकल, इफ सोल्यूशन इज ऑब्वियस, तो दैट मीन्स इट इज अ प्रैक्टिकल वन, है ना। तो वो तो आपने डालना ही डालना है, बट सम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अगेन आई टेल यू कि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई पॉलिसी मेकर्स हैं, है ना, या तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थोड़ा बहुत तो हमारा खुद का होगा, लेकिन मोस्टली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम द नॉलेज वी आर गेनिंग, राइट, from the newspaper, from the thoughts of the people, right, the thoughts of the bureaucrats, thoughts of the political parties, thoughts of international writers, international politicians, something something, right, and that we do। कहाँ से आ रहा है हमारे पास, दो सोर्सेज है, एक तो मैगजीन वगैरह के सोर्सेज हैं, राइट, दैट इज गुड, बट न्यूज़पेपर एडिटोरियल आर बेटर सोर्स, है ना, क्योंकि वहाँ पे अनबायस्ड है चीज़ें, एंड यू कैन ऑल्सो समटाइम्स फ्रेम योर ओन थॉट, राइट, आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो दैट इज वन थिंग जो आपको करना है। तो ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर एटलीस्ट टिल फेब्रवरी, ठीक है, 5 और महीने में डेली 2 आर्टिकल न्यूज़पेपर के पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर मतलब मैगजीन्स एंड एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, आपका बेसिक कंटेंट आई एग्री कि आप वहाँ से ले सकते हो, राइट, बट व्हाट यू हैव टू स्टैंड आउट, राइट। 12,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, 3,000 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट, तो आपको एटलीस्ट 9,000 बच्चों को तो बीट करना है, राइट। 12-13,000 बच्चों में से आई विल टेल यू कि 4,000-5,000 बच्चे पहले ही बाहर होते हैं, ठीक है। द कॉम्पिटिशन इज अमंग 7,000 पीपल। 7,000 में आपको फर्स्ट टारगेट इज टू कम इन टू दोज 3,000, राइट। टॉप 3,000 में तो आना ही आना, इंटरव्यू कॉल तो पहले आएगी तभी आगे का जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज टू कम इन टू दोज टॉप 3,000, एंड दैट कैन नॉट बी विद द जनरल पॉइंट्स ओनली, ठीक है। सिर्फ विजन का या इनसाइट्स का सिर्फ मैगजीन पढ़ के यू कैन नॉट थिंक, क्योंकि हर कोई तो पढ़ के जा रहा है, राइट। 7,000 के 7,000 बच्चे, और कुछ पढ़े ना पढ़े, मेंस 365 तो हर बच्चा पढ़ के ही जा रहा है। इफ नॉट विजन तो इनसाइट या कुछ भी, वट एवर द सोर्स दे आर यूजिंग, बट एक मैगजीन का सोर्स तो यूज कर ही रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स पॉइंट्स विल बी मोर और लेस सिमिलर, मोनोटनी रहेगी आपके आंसर्स में भी और बाकियों के आंसर्स में भी। सो दैट इज यू वांट टू मेक सम डिफरेंस इन योर आंसर, डेफिनेटली। तो आपके पॉइंट्स जो होने चाहिए थोड़े से ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए, राइट। एंड उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको हर आंसर बहुत स्पेसिफिक करना है, हर आंसर बहुत अलग करना है, बट अगर 2 एडिटोरियल डेली पढ़ रहे हैं या कुछ एग्जाम्पल आ गया माइंड में या कुछ आ गया, राइट, लाइक रिसेंटली इफ यू नो द एडीजीपी ऑफ हरियाणा, ही कमिटेड सुसाइड, राइट, न्यूज़पेपर में आया था, तो कास्ट इशू was there something, ठीक है। तो without naming the person, right, in the example in the exam you can put that example, right। तो अगर कोई भी आएगा तो 2026 के मेंस के एग्जाम तक आते आते बच्चे चीज भूल जाएंगे, राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। बट आपने अगर कहीं ये पढ़ा और कहीं नोट कर लिया और आप उसको रिवाइज करके जाएंगे तो यू कैन क्रिएट की इवन एट द टॉप, right, second highest post in the police of a state, right, and they are also facing the discrimination। तो that means जो ये बोल रहे हैं कि caste issues अभी नहीं है, that still exist, right, that is you can put a मतलब solid example in that case, right। इस टाइप से बहुत सारी चीजें आती हैं, एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, तो जस्ट यू नीड टू फाइंड दोज पॉइंट्स ना, कि आप अपने पॉइंट में क्या एक्स्ट्रा लिखोगे। सो दैट इज द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर, कि हाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला है यहाँ पे, मुझे बच्चे का सोचने का तरीका अच्छा लगा, मुझे बच्चे का ये पॉइंट जो है मुझे भी नहीं पता था, राइट। एग्जामिनर माइट नॉट नो द पॉइंट्स, राइट, एंड इफ यू आर लाइक यू नो प्रेसिंग द एग्जामिनर कि हाँ भाई सोचने पे मजबूर किया है बच्चे ने, तो ऑब्वियसली यू विल गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, राइट। थॉट प्रोवोकिंग अगर आपका कोई पॉइंट है, एंड अगेन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप 79 के 79 आंसर्स में कोई थॉट प्रोवोकिंग चीज लिख के आइए, ठीक है, बट एटलीस्ट 25-30 आंसर्स तो अपने ऐसे बनाइए जिसमें यू राइट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, क्योंकि उसका जो परकोलेशन होएगा, ठीक है, इफेक्ट जो है ना, कि आपके बाकी आंसर्स में भी उन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम इवेल्युएटिंग, यू योर सेल्फ आर इवेल्युएटिंग, 20 क्वेश्चन इवेल्युएट कर रहे हैं, मेरे को 3-4 क्वेश्चन में मिल गए बहुत अच्छे पॉइंट, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि देखो मार्किंग तो यूपीएससी डिक्लेयर नहीं करता है, बट एज फार एज वी थिंक कि मार्किंग जो है ना
0.25 में नहीं हो रही है, एज फार एज वी नो, नॉट श्योर बट जितना पता है। तो मार्किंग इज इन लाइक 4.55 समथिंग लाइक दैट, राइट। तो एग्जामिनर अगर आपके 2-3 क्वेश्चन में पॉइंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं उनको, देन वाइल मार्किंग ही इज थिंकिंग कि 4 दूं या 4.5 दूं इन अदर क्वेश्चन, नॉट दैट ओनली क्वेश्चन, देन योर प्रीवियस इंप्रेशन माइट हेल्प हिम और हर टू गिव ऑन द हायर साइड, ठीक है। या फिर आपका प्रीवियस इंप्रेशन अगर खराब है एग्जामिनर के ऊपर पे तो वो लोअर साइड पे डाल देगा, ठीक है। बहुत बार होता है आप खुद भी इवेल्युएट करोगे अपने ही आंसर को, तो आपको भी लगेगा इसमें मैं 4 दूं या 4.5 दूं अपने आप को, ठीक है। तो यू विल बी इन द डायलेमा। मेरे को तो बहुत बार होता है डायलेमा, ठीक है। बट मेरे साथ इशू क्या है कि मैं स्टूडेंट को पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के हिसाब से या उसके हिसाब से मैं कर दूंगा मार्किंग, राइट। बट द एग्जामिनर ही और शी डज नॉट नो, उनको कोई आइडिया नहीं आपको। तो वो तो आपके पिछले आगे पीछे के क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको जज कर रहे हैं, और पिछले क्वेश्चन में आप अगर आप पसंद आ गए आपकी पर्सनैलिटी, तो यहाँ पे आपको 0.25 मार्क्स 0.5 मार्क्स तक का फायदा मिल जाएगा। तो एटलीस्ट 4 पेपर में यू कैन स्कोर 30 to 40 मार्क्स एक्स्ट्रा जस्ट बाय राइटिंग 20-25 क्वेश्चंस बेटर आउट ऑफ टोटल 79 क्वेश्चंस। तो देन कंटेंट हैवी चाहिए, अब प्रेजेंटेशन स्मार्ट चाहिए। कॉपी बोथ आर इंडिविजुअली नॉट करेक्ट, कंटेंट हैवी भी नहीं चलेगी और बहुत प्रेजेंटेशन स्मार्ट भी नहीं चलेगी। बहुत प्रेजेंटेशन स्मार्ट में जैसे क्या करते हैं कि बच्चे मोस्ट ऑफ द आंसर्स में बनाया लिखा बनाया, द माय फ्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट ना, ही यूज्ड टू डू दिस क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, तो ही यूज्ड टू मोस्टली डायग्राम बनाया कि सेंटेंसेस ना लिखने पड़े उसको, राइट। तो एग्जामिनर विल गेट टू नो दिस ना, एग्जामिनर ये तो समझ ही जाएगा कि बच्चा लिखना नहीं चाह रहा है कंटेंट, राइट। सिर्फ प्रेजेंटेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। एट द सेम टाइम ओनली कंटेंट हैवी के साथ इशू क्या है कि कंटेंट हैवी चल जाएगा, राइट। बट कंटेंट हैवी में पेपर कैसे पूरा करोगे, right? If you are thinking to write like 5 to 6 points in a 10 marker and 11-12 points in a 15 marker for example, right? तो आप 180-190 पॉइंट इलेबोरेटेड विद एग्जाम्पल नहीं लिख पाओगे विद इन 3 आवर्स। इंट्रोडक्शन भी डालना है, कंक्लूजन भी डालना है, पढ़ना भी है, ट्रांजिशन लाइन भी डालनी है एंड एवरीथिंग, राइट। तो यू माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट, ठीक है। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन 2 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो एस्थेटिकली, second is to complete your paper on time, right? If you present it well तो it will be, तो presentation part पे we will talk in another session, ठीक है। body part पे मेजरली हम दूसरे सेशन में वो करेंगे। then obviously डेली प्रैक्टिस से क्लैरिटी आएगी, एफिशिएंसी आएगी, रिकॉल बेटर होगा, टाइम एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और बेटर रिकॉल होगा। बेटर रिकॉल इन द सेंस कि आपने अगर एक चीज़ आदत डाल ली है, 7 मिनट में नहीं लिख पा रहे हो आंसर, फाइन, ठीक है। लेकिन आपने अगर 10 मार्कर 10 मिनट में लिखने की भी आदत डाल दी है, राइट। तो आपका जो आंसर है वो अगर अच्छा भी है, 10 मिनट में भी लिखा है, तो योर ओन आंसर विल बी नोट्स फॉर योर सेल्फ, राइट। जाते वक्त मतलब पेपर से पहले आप अपने ही, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रैक्टिसिंग विद मी, तो महीने में यू राइट 50-60 आंसर्स, ऑलमोस्ट 50 आंसर्स तो आप लिख रहे हो महीने में, है ना। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग विद मी फॉर 7-8 मंथ्स या 4-5 मंथ्स ऑल्सो, तो 250-300 आंसर लिख लोगे। प्लस प्री और मेंस के बीच में ऑल्सो यू विल राइट एटलीस्ट 300-350-400 आंसर्स। 600-700 अगर अपने ही आंसर आप पढ़ के चले गए ना, जहाँ जहाँ आपको एक आधा कोई वैल्यू एडिशन का पॉइंट भी मिला, उनको भी आप पढ़ के चले गए, तो यू विल हैव एम्पल कंटेंट। मतलब ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं पढ़ना, बट वहाँ से भी फिर वही आंसर जो आपने 10 मिनट में पहले लिखा है, मे बी आपने अक्टूबर में 10 मिनट में लिखा है, नेक्स्ट अगस्त में जब आप लिखोगे तो वही सेम आंसर आप 7-7.5-8 मिनट में लिख दोगे, क्योंकि रिकॉल विल बी फास्टर, राइट। सो दिस इज वन थिंग। तो टाइम एफिशिएंसी तो डेली प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी। ऑब्वियसली एक्टिव रिकॉल आपको करना पड़ेगा चीज़ों को, उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी, राइट। ऑब्वियसली मोर कंटेंट डज नॉट गिव यू मोर मार्क्स, क्वालिटी कंटेंट विल गिव यू मोर मार्क्स, ठीक है। इन क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये नहीं कि 3 ही पॉइंट लिख के आ गए आप 10 मार्क में, राइट। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी यू हैव टू बैलेंस। बिल्कुल जेनरिक पॉइंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस जनरेशन तो हर चीज़ का पॉइंट है, राइट। बट अवेयरनेस जनरेशन हर पॉइंट में आप लिख के आओगे तो एग्जामिनर विल नॉट इवन रीड दैट पॉइंट, राइट। अवेयरनेस जनरेशन बहुत स्पेसिफिक लिखोगे और उसके आगे कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल दोगे, है ना।
विमेन रिलेटेड इश्यूज को के रिगार्डिंग अगर अवेयरनेस जनरेशन की बात कर रहे हो तो कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दोगे हाउ? अवेयरनेस जनरेशन इज इन इटसेल्फ अ वेरी जेनरिक पॉइंट ना, हाउ या व्हाट उसके आगे जब तक नहीं डालोगे तब तक कोई पॉइंट नहीं। तो क्वालिटी ऑफ अ पॉइंट विद क्वांटिटी एज वेल, ऐसा नहीं 3 पॉइंट में 10 मार्कर में 3 पॉइंट लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, रीजन भी कोई और 6 पॉइंट लिख के आया हुआ, ठीक है। देन फैंसी लैंग्वेज नहीं, क्लैरिटी चाहिए भाई। ऐसी लैंग्वेज आप लिखा है एग्जामिनर खुद ढूंढ रहा है डिक्शनरी में, है ना। कभी कभी आ जाती है मेरे पास भी कॉपी जिसमें 2-3 वर्ड्स ऐसे लिखे हैं एक आंसर में जो मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिक्शनरी देख के अगर मैं मार्क्स दूंगा तो आई वोंट वांट ना, क्योंकि अगेन आई टोटल 6 पॉइंट 7 पॉइंट डाल रहे हो जिसमें 3 पॉइंट आप टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पे डाल रहे हो, 3 पॉइंट ही आप उसके डिस्क्रिप्शन या उसके इश्यूज पे डाल रहे हो, तो दैट इज नॉट अ बैलेंस्ड आंसर, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट सेंटेंस अभी कभी भी होता है वो बहुत बार सिर्फ एक वेग सेंटेंस दिया होता है, ऑल्दो यू कैन नॉट टोटली इग्नोर दैट सेंटेंस, राइट। यू क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन में अगर वो सेंटेंस आया तो यू हैव टू एड्रेस दैट पार्ट, बट यू हैव टू एड्रेस दैट पार्ट वेरी ब्रीफली, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद एक पैराग्राफ में कर दिया, इंट्रोडक्शन में ही उसको एड्रेस कर दिया, दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, राइट। बट अगर आप उसकी बात करें उसको उसी को डिफाइन करने में डिस्क्राइब करने में अगर आधा आंसर आपका चला गया तो एग्जामिनर उसको मानेगा ही नहीं, सिर्फ हाफ को के अकॉर्डिंग आपको इवेलुएट करेगा। तो इफ ही और शी वांटेड टू गिव यू 5 मार्क्स तो आधा 2.5 मार्क्स या 3 दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कीवर्ड क्या है क्वेश्चन का, राइट। देन डेफिनेटली कंटेंट कॉम्पिटेंस, दिस इज द बॉडी पार्ट, राइट, जो आपको लाना पड़ेगा। दिस इज द पार्ट जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। जो पूरा इतना इतना टाइम हम पढ़ते हैं दिन में, वट एवर, विच पार्ट्स रुद्राक्षी? सर ये जो अभी आपने बोला ना कि लाइक ढाई आधा दे के छोड़ देगा तो हाँ हाँ बहुत हाँ, वो चीज। जैसे वो क्वेश्चन जो मैंने बोला टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है ना, तो उसमें अगर आप टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी डिस्क्राइब करने में आधा मतलब 3 पॉइंट्स लिख दिए आपने, एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज frequent disruption has raised concerns about its credibility। तो मेन पार्ट तो कंसर्न्स ऑफ अबाउट इट्स क्रेडिबिलिटी पे है, राइट। एंड आपने 3 ही पॉइंट लिखे कंसर्न्स ऑफ अबाउट इट्स क्रेडिबिलिटी पे, व्हाट आर द कंसर्न्स, डिसरप्शंस रिलेटेड कंसर्न्स। तो फिर तो आंसर आधा ही एड्रेस किया ना आपने, राइट। यू एग्जामिनर एक्सपेक्ट या 5-6 पॉइंट्स लिखो या 4 या 5 पॉइंट लिखो एटलीस्ट ऑन द डिसरप्शन पार्ट, कंसर्न्स ड्यू टू डिसरप्शन। लेकिन आप टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब कर रहे हो फर्स्ट पूरे पेज में और सेकंड पूरे पेज में आप सेकंड पार्ट में लिख रहे हो, तो फिर तो आधे ही मार्क्स मिलेंगे उस केस में, क्योंकि यू वर नॉट एबल टू डिकोड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है। तो ये, तो देन कंटेंट डेफिनेटली जितना भी आप पढ़ रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर बिल्डिंग द कंटेंट ओनली, ठीक है। मेंस के ओरिएंटेड जितना जो पढ़ रहे हो, जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, न्यूज़पेपर यूज कर रहे हो, एवरीथिंग इज फॉर कंटेंट एंड दिस इज द किंग। डेफिनेटली कंटेंट इज द किंग, कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो नो वे यू आर गोइंग टू राइट अ गुड आंसर। देन इंट्रोडक्शन, राइट, हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज बेसिकली आंसर आपका ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आधा अधूरा सा, राइट। इट हैज टू बी कंप्लीट इन एवरी सेंस। कंप्लीट इन एवरी सेंस का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो कंप्लीट होगा, नहीं। आप बेसिक इंट्रोडक्शन शुड बी देयर, देन अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल किसी कोई चैलेंजेस आपसे पूछे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट यू नीड टू एड्रेस कि इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है, सम वे फॉरवर्ड फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज सिंपल चैलेंजेस 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 लिख के आप कंक्लूड नहीं कर सकते उसको, then the structure is incomplete even if the solution has not been asked,
इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको देना पड़ेगा, इट इज अप टू यू कि आप वे फॉरवर्ड फॉर्मेट में बिफोर कंक्लूजन दो, या इवन इफ यू आर एड्रेसिंग द कंसर्न्स इन द कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ वे फॉरवर्ड, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, बट लटका के नहीं छोड़ सकते, राइट। मतलब यू हैव टू हैव दिस सोल्यूशन वाली अप्रोच, राइट। नाउ प्रेजेंटेशन कॉम्पिटेंस, ये भी जब हम बॉडी पार्ट पे सेशन लेंगे अलग से तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अंडरलाइनिंग वगैरह आप कर सकते हो, या एग्जांपल्स वगैरह डालना इज पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, यूजिंग ऑफ हेडिंग्स इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। सिंपल सिंपल पॉइंटर पॉइंटर या बड़े बड़े पैराग्राफ में जब आप आंसर लिखते हो तो इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू रीड। डिफिकल्ट इन द सेंस, एक तो मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात भाई, एक एग्जामिनर 300 कॉपीज अगर इवेलुएट कर रहा है तो इतना टाइम नहीं होता उनके पास, यूपीएससी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगस्त 31 को खत्म हुआ, राइट, सितंबर अक्टूबर और मिड नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, दे विल हैव ओनली 75 डेज, राइट। एंड इफ 75 डेज में उनको इतनी सारी कॉपीज के 12-13 हज़ार बच्चे और 9 कॉपी हर एक बच्चा लिख रहा है, राइट। तो 1,20,000 कॉपीज इवेल्युएट करनी है, भेजनी है, वापस आनी है, कोडिंग डी कोडिंग मार्किंग एंड विद एवरीथिंग विद हाई हाई सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी, सब कुछ करना है, तो इट गेट्स डिफिकल्ट। तो बहुत कम टाइम मिलता है इवेल्युएटर्स को इवेल्युएट करने के लिए, तो यू हैव टू मेक देयर वर्क ईजी। सीधी सी बात है, आप उनका काम आसान करोगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे, आप उनका काम मुश्किल करोगे तो दे विल लिटिल अनॉयड, ठीक है। you cannot expect them to be highly practical, highly what would I say, practically कह सकते हैं कि नहीं अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, मैं तो मार्क्स दूंगा। बहुत अच्छा तो लिखा है कंटेंट, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगे उसको इवेल्युएट करने में तो देखो, ही और शी विल पेनलाइज, एवरीवन हैव देयर ओन वो थॉट प्रोसेस, बट हाँ, आप खुद भी सोचो, आप खुद भी पेनलाइज करोगे, राइट। बाकी छोड़ो, थिंक ऑफ योरसेल्फ, है ना। देन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, है ना, कि language should be easy but without any grammatical mistake, ठीक है। any grammatical mistake in I'm talking in the sense कि एक आधे मतलब 20 आंसर्स में 3-4 जगह 5 जगह कोई छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, इट्स फाइन, ठीक है। बहुत बच्चे हैज हैव में करते हैं, आई यूज्ड टू डू, मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट तक ही हैज हैव में करता हूँ, अभी भी कभी कभी हो जाता है, राइट। हैज हैव में इश्यूज आ जाते हैं तो माइनर, राइट, 1 और 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 2-3 जगह कहीं हो गई छोटी मोटी गलती, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। स्पेलिंग मिस्टेक्स है, अब बहुत ही ऑब्वियस स्पेलिंग है, उनकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, राइट। गवर्नमेंट की स्पेलिंग है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बट कुछ छोटी मोटी कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इट इज़ अगेन फॉरगिवेबल। बट हर आंसर में 2-2 स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, पूरे पेपर में 40 मिस्टेक हो गई, देन वो वाली चीज़ है, एग्जामिनर जो 4.5 वाली साइड उसका पेन चल रहा था वो 4 वाली साइड चलाना शुरू कर देगा, राइट। सो दैट विल इम्पैक्ट योर ओवरऑल स्कोर, एंड समटाइम्स अगर बहुत ही खराब है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है स्कोर। एंड कंक्लूजन पे विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स है अ गुड स्ट्रक्चर्ड आंसर, ठीक है, विद डिसेंट इंट्रोडक्शन, डिसेंट कंक्लूजन एंड गुड कंटेंट। दिस इज प्राइम रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज, presentation, although they are secondary, but they are the things that will change your rank, ठीक है। अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन, बेसिक लैंग्वेज, अच्छा कंटेंट, this is good enough to for you to make to the list। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली, बट प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, दीज आर द थिंग्स जो आपके रैंक्स में बहुत इंप्रूवमेंट करते हैं, राइट। सो विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, प्रेजेंटेशन वगैरह पे नेक्स्ट में बात करेंगे। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क टिल नाउ? ओके, हाँ सॉरी, कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं शायद, या यस अंजलि, आस्क। सर, मेरे को आंसर राइटिंग में मेन यही मेरे लिए मुश्किल होता है, टू लिमिट माय इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। मेरा कंक्लूजन या तो बड़ा हो जाता है या मैं इंट्रोड्यूस ही बड़ा कर देती हूँ, फिर लास्ट में मेरा वर्ड लिमिट आउट हो जाता है। कितना वर्ड लिमिट आपका निकल रहा है, लाइक आउट? सर, इंट्रोडक्शन में तो कितना भी मैं कम करूँ 3 to 4 लाइन्स डेडिकेट हो जाती है, और ओके, जब कंक्लूजन तक जाती हूँ या तो मैंने पॉइंट्स ज़्यादा लिख दिए हैं तो कंक्लूजन के लिए स्पेस नहीं रहता, या तो कंक्लूजन मेरा 5-6 लाइन का हो जाता है तो ओके, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है।
बहुत बेसिक उसकी ज़रूरत है, सिंगल सेंटेंस कंक्लूजन, सिंगल सेंटेंस इंट्रोडक्शन या टू सेंटेंस इंट्रोडक्शन बनाने की ज़रूरत है, राइट। तो आई एम प्लानिंग दिस ऑल्सो दिस ईयर, है ना, कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, मतलब होता है ना कि थीम वाइज इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, वन सेंटेंस वाले, ठीक है। ऑल्दो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, रट्टा नहीं मारना आप लोगों ने उस चीज़ को, बट सम टेम्पलेटिंग यू कैन डू, ठीक है। इस जैसे इस वाले में भी मैंने कुछ ट्राई किया है, आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट, है ना। तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके उसका किस किस फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, छोटा इंट्रोडक्शन, छोटा कंक्लूजन आई हैव गिवन, बट आई विल गिव सम मोर ऑफ दीज एज वेल, जो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हम थोड़ा सा विद इफेक्टिव येट सिंपल इंट्रोडक्शन हम कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर 3-4 सेंटेंस में इंट्रोडक्शन आ रहा है तो दैट इज यू नो अ बिग इशू। ये संजली बोली। सर जैसे जो क्वेश्चंस रीजन के ऊपर होते हैं, लाइक 15 मार्कर में ऑफन दो क्वेश्चंस ज्वाइंट होते हैं, जिसमें एक आपको रीजन होता है और एक आपका लेंदी वाला पार्ट होता है। तो रीजन में जैसे पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल कि वेस्टर्न घाट से जो मॉनसून आ रहे हैं वो बेंड हो जा रहे हैं राजस्थान की तरफ, तो अरावली में बारिश नहीं हो रही। बट अगर उस रीजन को आप स्टेट कर रहे हो तो पहले तो आपको क्वेश्चन का लिखना पड़ेगा कि जो अरावली में बारिश नहीं हो रही बिकॉज क्योंकि वो मॉनसून ओरोग्राफिक रेन नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ही मेरे 3-4 लाइन हो रहे हैं, अदरवाइज और सारे क्वेश्चन। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आप बताएंगे? यू हैव इट राइट नाउ? यस। आप चेक कर लीजिए, ओके। टेक योर टाइम, है ना, मेरे को बताइए क्वेश्चन, राइट। ओके। तब तक मैं बाकी देख लेता हूँ। ड्यूरिंग आंसर एनालिसिस डू वी नीड टू काउंट द वर्ड्स एवरी टाइम? नहीं नहीं, एवरी टाइम प्रथमेश आपने पूछा है कि एवरी टाइम तो नहीं आप काउंट कर सकते, बट देखो एक ना अपनी राइटिंग का आइडिया लगा लो, ठीक है। आपकी अपनी राइटिंग है, पेज का साइज आपको पता है ऑलमोस्ट ना, जो भी आप पेजेस यूज कर रहे हो उसमें आप देख लो कि आपकी राइटिंग 1.5 पेज तक या 1.6 पेज तक जा रही है, तो मोर और लेस 150 160 170 वर्ड्स तक चला जाता है। कुछ बच्चे बहुत खुला लिखते हैं तो उनके 2 पेज में 180 वर्ड्स होते हैं, बट कुछ बच्चे बहुत छोटा लिखते हैं तो उनके 1.25 पेज में ही 170 160 वर्ड्स हो जाता है। तो दैट इज अप टू यू, यू हैव टू काउंट तो करने की जरूरत नहीं। अब मैं थोड़ी आप लोगों के वर्ड्स काउंट कर रहा हूँ, है ना। 4-6 आंसर जब मैं आपके इवेलुएट कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये एक पेज में 80 वर्ड लिख रहा है बच्चा या एक पेज में 100 वर्ड्स लिख रहा है, अप्रॉक्स, राइट। देन आई कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा इसने तो 2 पेज पूरे भर दिए, इसके तो 200 पेज चले, 200 वर्ड चले गए होंगे, राइट। या फिर उसने फर्स्ट पेज में भी 80 है, दूसरे में भी 80 है, 160 वर्ड में दोनों पेज भर दिए, मतलब कम है कंटेंट ये। तो दैट इज, अगर मेरे को आइडिया लग सकता है तो आप लोगों को तो अपने राइटिंग के साइज का आइडिया लग ही जाएगा, राइट, मोर और लेस। एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा बट अप्रोक्सीमेट। मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो ठीक ठीक राइटिंग है, स्पेसिंग भी ठीक है, साइज भी ठीक है, 1.5 पेज में 170 160 वर्ड्स आ जाते हैं उनके, और 2.5 पेजेस में अराउंड 280 290 वर्ड्स आ जाते हैं, राइट। तो दिस इज वन थिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है कि गिनना नहीं है, अपनी राइटिंग का अंदाजा लगाना शुरू कर दो अभी से। यस यस अंजलि। सर जैसे एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन हाउ द हिमालयन एंड द टिबेटन हाईलैंड प्ले एन important role in development of southwest monsoon. So I introduced stating that Himalayan and Tibetan highlands are crucial for southwest monsoon as they create a low pressure system causing moist high pressure move towards the Indian subcontinent. So this was the reason part, but this only took 3-4 lines for me. तो मुझे एक चीज बताइए, पहले जो आपने सेंटेंस लिखा है हिमालयन एंड तिब्बतन हाईलैंड आर क्रूशियल फॉर इंडियन मानसून, हटा दीजिए इसको, राइट। Okay. क्योंकि अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में भी तो ये लिखा है ना, राइट, दे आर क्रूशियल, राइट। क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे, सॉरी। Yes, sir. Explain how the Himalayan and Tibetan highlands play an important role in development of southwest monsoon. तो वो फर्स्ट जो आपने लिखा है ना कि क्रूशियल फॉर इंडियन मानसून, हटा दीजिए, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा Okay. है? एज As they create a low pressure system causing the moist high pressure move from Indian subcontinent towards तो Indian subcontinent. ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्या लिखा आपने? फिर मैंने रोल ऑफ टिबेटन हाईलैंड एक्सप्लेन कर दिया 3-4 पॉइंट में, फिर हिमालयाज का रोल नहीं, एक्सप्लेन कर इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखा है, राइट आपने? दिया। यस सर। हाँ तो बस हो गया, उसमें से उतना हटा देंगे तो आपका इंट्रोडक्शन वुड बी समवेयर अराउंड, अभी 30-35 वर्ड्स का, वो 25 वर्ड्स में आ जाएगा, है सर ना। लेकिन फिर ऐसे इंट्रोडक्शन तो इनकम्प्लीट हो रहा है ना, दे क्रिएट अ लो प्रेशर सिस्टम,
मतलब इट इज काइंड ऑफ एम्बिगुअस कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। नहीं नहीं, दे क्रिएट्स है नहीं, हिमालयन एंड वो तो लिखना है ना, हिमालयन एंड तिब्बतन सिस्टम creates a low pressure system, Tibetan highland are crucial for Indian monsoon, नहीं लिखना, creates low pressure system, ठीक है, thereby attracting the monsoonal winds from the high pressure zones in Indian subcontinent, right? आप अगर इसके वर्ड काउंट करोगे इट वुड बी 20-25 वर्ड्स, 25 वर्ड्स अराउंड, राइट? मैं कह रहा था 7-8 वर्ड्स हम ना अनड्यू लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही, जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया, है ना, कोई मतलब नहीं है उस वैसे सेंटेंस लिखने का, है ना। जेनरिक सेंटेंसेस वी आर पुटिंग इन द इंट्रोडक्शन, और वो हमें पता भी नहीं होता कि हम उस चीज को पुट कर रहे हैं, राइट? तो आप एक काम करना, मैं अभी वैसे आपके करूंगा इवैल्यूएट, आई स्पेसिफिकली लुक इनटू दिस थिंग्स। अभी मैं सोच भी रहा था कि अभी नेक्स्ट 15-20 दिन जितने भी वैल्यूएशंस आई एम गोइंग टू डू, आई लुक फॉर मोर, आई लुक मोर फॉर द इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा अगर इंप्रूवमेंट मिल जाता है तो एक तो क्या टाइम बहुत बच जाता है इंट्रोडक्शन, दूसरा टेम्पलेट्स वगैरह अगर मैं दे दूंगा शायद, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट आप लोगों का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो जाएगा, राइट? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ओके, देन इंट्रोडक्शंस देखो, इंफॉर्मेशन टाइप हो सकता है, डेफिनेशन टाइप हो सकता है, डेटा टाइप हो सकता है, इवेंट टाइप हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए आपको, राइट? आई शेयर दिस। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वेरी कर सकता है, आपका कंक्लूजन जो है वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी में यू कैन गिव अ कंसेप्चुअल डेफिनेशन अगर कंसेप्ट के ऊपर है, ठीक है, या फिर लिंक, रीजनल लिंक, इन्वायरमेंटल लिंक, जैसे अभी जो अंजलि का क्वेश्चन था, ठीक है, शी लिंक्ड द हिमालयन एंड तिब्बतन हाईलैंड्स विद लो प्रेशर जोन एंड अट्रैक्टिंग मॉनसूनल विंड्स, ठीक है। या तो लिंक कर सकते हैं, या अगर मानसून के ऊपर है तो आप मानसून को डिफाइन कर सकते हैं, बट इस केस में तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक था हिमालयन तिब्बतन उस पर, तो आप लिंक करके आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जोग्राफिकल क्वेश्चन से अगर है तो इसके मोस्टली दो टाइप से आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कंक्लूजन जो है, अब ज्योग्राफी है तो आप कंक्लूजन जो है उसका फ्यूचर इम्पैक्ट के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे द क्वेश्चन अगेन मॉनसून वाला, तो दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप उसके कंक्लूजन में ह्यूमन इम्पैक्ट को डाल सकते हैं, राइट, कि मॉनसून का ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, उस वे में आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। देन इफ यू आर गिविंग सम कल्चर का वो है, ठीक है, क्वेश्चन है, तो देन वी कैन गिव सम कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ठीक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या आ जाएगा, अगर किसी डायनेस्टी के बारे में है सम, जैसे गुप्ता पीरियड के ऊपर अगर कोई कल्चर का क्वेश्चन है, तो देन यू कैन गिव अ लिटिल बिट अबाउट गुप्ता पीरियड और द टाइम पीरियड ऑफ दैट, जिस कल्चर की बात कर रहे हो वो किस टाइम में इंडिया में था, ठीक है। तो यू कैन, या फिर किसी फिलोसफिकल कोट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज अ लिटिल आउट ऑफ द वे जाना, बट आई गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस एज वेल, ठीक है। यस रंजीत। सर जैसे फिलोसफिकल कोट अगर डालते हैं तो फिर कोट को ऐसे डिफाइन करने का जरूरत नॉट एग्जैक्टली कोट फॉर्मेट में, सम फिलोसफी ऑफ दैट टाइम, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल दूंगा आपको, फिर शायद थोड़ा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देन व्हेन यू आर कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, तो ग्लोबल रेलिवेंस, आज में इंडिया का, इंडिया में रेलिवेंस, वट एवर रेलिवेंस, या फिर इज इट स्टिल कॉन्टिन्यूड, ठीक है। कैन वी सी दैट पार्ट ऑफ कल्चर टूडे इन द मॉडर्न पीरियड, उस वे में आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। इन मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन तो चाहिए, कुछ भी आ रहा है तो उसका टाइम पीरियड, हिस्ट्री है, राइट, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस विद अ टाइम पीरियड, ठीक है, या फिर उसका इम्पैक्ट क्या था उस टाइम पे, ठीक है। एंड देन उसका कंक्लूजन सेम कल्चर की तरह, या तो उस टाइम पे उसका क्या टेक अवे था, राइट, या फिर आज उसका क्या टेक अवे है, क्या आज वो इम्पैक्टफुल है, गांधीयन मॉरल्स अगर गांधीयन किसी है, या स्वदेशी आंदोलन के ऊपर है, इवन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे है, या फिर सिविल डिसोबीडियंस पे, तो इज इट स्टिल वैलिड इन टूडेज कंटेक्स्ट, अगर आपको एग्जाम्पल उसका दे सको, ठीक है। अन्ना हजारे का अगर आप उसमें डाल सको तो यू कैन विद द कंक्लूजन पार्ट। सोसाइटी है, whenever we are talking about सोसाइटी, तो सम डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस कर सकते हो,
या फिर आप डेटा या कोई सर्वे रिपोर्ट है उसके ऊपर आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कंक्लूजन में देखो एक तो सोसाइटी है, तो ऑलवेज इफ इट इज समथिंग रिलेटेड टू सम इश्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो यू कैन डेफिनेटली कंक्लूड विद सम एडेप्टेशन। ठीक है, हारमोनियस एडेप्टेशन ऑफ सर्टेन सर्टेन थिंग्स कैन डेफिनेटली ब्रिंग हार्मनी इन द सोसाइटी। इशू बेस्ड है तो आप डेफिनेटली वे फॉरवर्ड से कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, या फिर एडेप्टेशन ऑफ सर्टेन नॉर्म्स अगेन है ना, जो आपके सोसाइटी को मोर हार्मोनियस बना सके, उस वे में आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। पॉलिटी बेस है तो पॉलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज के अंदर नॉट ओनली द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्टेन जजमेंट है, कोई अमेंडमेंट है, कुछ भी है आप उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज पे अगर आप आता है तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आप यूज कर सकते हो। या फिर करंट कोई इवेंट हुआ है, करंट कोई डेटा हुआ है, कोई करंट बिल आया है, राइट, समथिंग समथिंग, तो देन यू कैन कंक्लूड इन पॉलिटी विद ऑप्टिमिज्म। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, नॉट ओनली इन पॉलिटी, इन एनी कंक्लूजन, डोंट बी वेरी पेसिमिस्ट। ठीक है, कि सब कुछ बुरा बुरा ही है, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, नॉट लाइक दैट, राइट। हैव टू बी ऑल्दो द थिंग्स आर नॉट, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के केस में अगर हम बात करें कि डिबेट्स की डिक्लाइन हो रही है एंड एवरीथिंग, तो यू आफ्टर सजेस्टिंग वे फॉरवर्ड यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, राइट, even though it is, but still Indian Parliament is the sovereign body which take cares of every, you know, every single citizen of the country। ठीक है, उस वे में आपको उसको कंक्लूड करना है। वट एवर योर पॉलिटिकल और इंडिविजुअल सोशल आइडियोलॉजी इज डज नॉट मैटर, राइट। मतलब यूटोपियन अगर नहीं लिख सकते कंक्लूजन इट्स फाइन, बट बहुत डिस्टोपियन कंक्लूजन तो नहीं डालना है। देन गवर्नेंस है, राइट। इफ वी टॉक अबाउट गवर्नेंस तो इंट्रोडक्शन में कोई अगेन कोई ग्लोबल कंटेक्स्ट है, कोई रिपोर्ट आई है, राइट, समथिंग समथिंग, या फिर कोई रिसेंट कोई एग्जांपल है, कुछ भी, राइट, रिसेंट कोई पॉलिसी चेंज हुआ है उसके ऊपर। एंड कंक्लूजन मोस्टली गवर्नेंस है तो इट इज अबाउट सिटीजन। ठीक है, तो सिटीजन सेंट्रिक। देखो इन सब में मैंने वे फॉरवर्ड कहीं भी नहीं डाला है कंक्लूजन वाले में, क्योंकि दैट इज वन ऑब्वियस फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, स्पेसिफिकली सोसाइटी, गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इन 5 इन्वायरमेंट इवन, है ना, इन 6 सब्जेक्ट्स में तो वे फॉरवर्ड इज एन ऑब्वियस कंक्लूजन एंड वी आर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम द वेरी ऑब्वियस। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाले डाले, बट अगर कहीं और कुछ नहीं मिल रहा है तो वे फॉरवर्ड तो आप उसमें डालोगे ही कंक्लूजन में, राइट। देन यस तुरक्षी। सर स्ट्रेटेजिक, रिफॉर्मिस्टिक, ये भी तो वे फॉरवर्ड के क्राइटेरिया में है ना, हाँ कुछ कि हम देखो, हाँ रिफॉर्मिस्ट वाला जो इकोनॉमी में आ गया, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इज नॉट लाइक वे फॉरवर्ड मोस्टली, राइट। आईआर में तो स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट, राइट। रिफॉर्मिस्ट तो इकोनॉमी में चलो वे फॉरवर्ड आ गया वी कैन नो, बट स्ट्रैटेजिक इन आईआर इज नॉट काइंड ऑफ, ऑल्दो इट इज अ वे फॉरवर्ड, एंड आईआर में वी आर नॉट टॉकिंग मच अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड वे फॉरवर्ड, है ना। हम उसका सजेशन उस वे में नहीं दे रहे हैं। वी आर इन जनरल वी आर लुकिंग एट अ फ्यूचरिस्टिक, स्ट्रेटेजिक इज मोर ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन रादर देन वे फॉरवर्ड बेस्ड कंक्लूजन। मोर और लेस सेम ही है, बट है ना, कि हमारे रिलेशन जो है स्ट्रेटेजिक लेवल पे कहाँ क्या होना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्ट इन आईआर के कंक्लूजन में। गॉट इट, कि फॉर एग्जाम्पल इंडो रशिया है तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर बिटवीन बोथ द कंट्रीज इन लॉन्ग टर्म, दैट इज स्ट्रेटेजिक कंक्लूजन। ठीक है, कि रशिया हैज बिन मतलब ऑल वेदर फ्रेंड थ्रू आउट इंडिया, मतलब इंडियन दिस पास्ट 75-80 ईयर्स। ठीक है, तो उस वे में उसको, तो आगे हम इसको क्या हम देखते हैं इन द फ्यूचर, दैट इज व्हाट इट इज। तो आईआर है इंट्रोडक्शन, डेफिनेटली सम गिविंग सम ग्लोबल कंटेक्स्ट है। ठीक है, क्या चल रहा है या फिर करंट का क्या चल रहा है, दैट इज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस आईआर का। तो कि कोई भी आ रहा है तो करंट अफेयर से, या फिर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, तो उस टाइप पे आप उसको। यस अंजलि। सर अगर जैसे कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई क्वेश्चन है जो स्ट्रैटेजिक, और जैसे आपने अभी बताया स्ट्रैटेजिक और बैलेंस्ड अप्रोच पे कि क्या आगे करना चाहिए, उसके लिए हम
कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? उसके लिए उसी में कंटिन्यू करेंगे, सीइंग द फ्यूचरिस्टिक व्यू, और राइटिंग अबाउट द प्रेजेंट, हाउ इट्स गोइंग? हाउ इट्स गोइंग तो देखो, आप कंक्लूजन में ना लिखें तो बेटर, राइट? हाउ इट्स गोइंग इज द पार्ट ऑफ द बॉडी मोस्टली, है ना? कंक्लूजन शुड बी कि व्हाट डू यू सी इंडिया विद दैट कंट्री इज गोइंग थ्रू, है ना, या शुड गो थ्रू ना? जैसे एनी टू कंट्रीज, है ना, इंडिया चाइना भी हो गया, ठीक है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड एनीथिंग, ठीक है? तो वे फॉरवर्ड सजेशन तो हम डाल ही रहे हैं, राइट? कि क्या होना चाहिए, बट रिलेशन कैसा होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक इंडिया एंड चाइना शुड हैव अ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट शुड हैव इन फ्यूचर, राइट? दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, ठीक है? या फिर या फिर आप जैसे इनिशियल पुराने रिलेशन बहुत बहुत अच्छे रहे हैं, मेंटेन, वी नीड टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ टाइज, ठीक है? वो तो मतलब व्हाट वी आर लुकिंग कि हम दो कंट्रीज के बीच में अपकमिंग 20-30 ईयर्स में व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन वी आर लुकिंग फॉर, ना? और वो सर, आपको, हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे अगर क्वेश्चन में ही पूछा है कि व्हाट यू फोरसी कि 20-30 इयर्स में कैसे हो, तो उसके लिए मैं पूछी कि उसके लिए कैसे मैं कंक्लूजन वो करूं? क्वेश्चन जनरली ऐसा नहीं पूछते हैं, है ना? बट अगर पूछ लिया है तो देन यू कैन गिव सजेशन कि अब आप ऊपर अगर ये लिख रहे हो कि हम देखते हैं कि इंडिया चाइना बिकम्स बोथ बिकम द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, फॉर एग्जांपल, गोइंग टुगेदर, तो फिर आप वे फॉरवर्ड फॉर्म में आप कंक्लूड कर सकते हो कि क्या किया जा सकता है टू मेक दीज टाइज डीपर, ठीक है? तब आप कोई भी दो कंट्रीज के बीच में टाई है, अगर 20-30 साल बाद से आपसे पूछा जाए, तो यू विल से कि ऑब्वियसली यू वांट गुड रिलेशन विद एनी कंट्री, राइट? इवन इंडिया से अगर पूछा जाए तो ऑब्वियसली वी वांट गुड रिलेशन विद पाकिस्तान एज वेल, राइट? ऐसा नहीं है, वो तो ठीक है, वो उनका पोक करने का तरीका ही गलत है या वट एवर इट इज, राइट? वी डोंट शेयर गुड रिलेशन, बट वट इंडिया वांट्स इज टू हैव अ पीसफुल नेबरहुड एंड विद हैव गुड रिलेशन विद एवरी कंट्री, राइट? तो फॉर एग्जांपल आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि व्हाट डू हाउ डू यू से इंडिया पाकिस्तान रिलेशन शुड बी इन 2050, राइट? या व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 100 years of independence, both the countries, what do you see, how do you see our relations, ठीक है? तो आप अच्छे ही दिखाओगे, आप नहीं बोलोगे कि हम लड़ते रहेंगे या, राइट? वी वांट टू हैव रिजॉल्व ऑल द इश्यूज, राइट? अब बात करोगे कि कश्मीर इशू नहीं होना चाहिए, टेररिज्म शुड बी गॉन बाय देन, राइट? सर क्रिक इश्यू नहीं होना चाहिए, इंडस वाटर, तो वी नीड टू मेंटेन, तो फिर देन इफ यू आर कंक्लूडिंग देन यू कैन गिव सम वे फॉरवर्ड इन दैट कि कैसे होगा ये, राइट? क्या होगा अगर आपसे पूछा गया है तो, गेटिंग माई पॉइंट? अगर इश्यूज पूछे हैं, क्या इश्यूज हैं, तो कैसे करना है वो आप वे फॉरवर्ड में डालोगे, और क्या होना चाहिए रिलेशन वो आप कंक्लूजन में डालोगे। लेकिन आपसे पूछा ही है कि क्या होना चाहिए रिलेशन दोनों कंट्रीज के बीच में, तो फिर कैसे होगा, दैट कैन बी अ गुड कंक्लूजन, राइट? क्लियर, आई होप? यस, ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? डन। देन कमिंग टू इकोनॉमी, इकोनॉमी में तो डेटा, रिपोर्ट, डेफिनेशन, a lot of things, current affairs, a lot of things you can include in introduction. Conclusion में definitely reforms you can suggest, ठीक है? और you can SDG वगैरह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह है, इनको आप डेफिनेटली इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के कंक्लूजन में। देन एनवायरनमेंट रिपोर्ट बेस्ड, अगर आपसे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल कन्वेंशन के ऊपर पूछा है तो करंट बेस्ड, ठीक है? अगर आपसे कोई जनरल एनवायरनमेंट का पोल्यूशन पे अगर कुछ पूछा है तो सम साइंटिफिक डेटा, समथिंग समथिंग रिगार्डिंग दैट, सम रिपोर्ट्स, उस पर आप कर सकते हो। कंक्लूजन वे फॉरवर्ड से तो ऑब्वियसली है ये। देन हाउ ग्रीन ग्रोथ, वाई ग्रीन ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, वाई रेजिलियंस इज इम्पॉर्टेंट। पोल्यूशन पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एयर पोल्यूशन के लिए व्हाट कैन बी डन, या व्हाई इट इज सो ग्रेव इन इंडिया इन पास्ट डेकेड, द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन, व्हाट कैन बी डन, तो वो सारा तो आप लिखोगे। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो क्यों ज़रूरी है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कर्ब द एयर पोल्यूशन, राइट? या कोई भी इशू है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का इशू है, डिजास्टर का कोई इशू है, तो वहाँ तो हम सब क्या लिख रहे हैं, बॉडी पार्ट में तो क्या लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में हम डाल देंगे रिसेंटली कोई डिजास्टर हुआ, समथिंग, या डेफिनेशन, रेजिलियंस की डेफिनेशन, एनीथिंग। देन क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस, राइट? व्हाट कैन बी डन
या व्हाट आर द इम्पैक्ट, ये तो आपका बॉडी पार्ट होगा, बट व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू यू नो मिटिगेट द डिजास्टर और टू कंट्रोल द डिजास्टर, राइट, तो वो आप अपने कंक्लूजन में डाल सकते हैं। सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी में अगर मान लो नक्सलिज्म पे है तो आप नक्सलिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, सम डेटा फैक्ट्स वगैरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन कंक्लूजन मोस्टली एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, और या फिर वो वन अप्रोच इज टू गिव कि व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है, व्हाई डू वी नीड पीस इन नॉर्थ ईस्ट, व्हाई डू वी नीड पीस इन कश्मीर, नॉट अ जनरल पॉइंट, ऐसा नहीं कि यार पीस तो हमें चाहिए ही चाहिए, हर जगह ही चाहिए, नहीं, स्पेसिफिक टू दैट, why do we need peace in northeast, in conclusion में अगर हम लिख रहे हैं तो we are looking at our act east policy, northeastern India is the key to our act east policy, right, Kashmir is the key to our tourism as well as good relation in the neighborhood, right, तो उसके लिए ज़रूरी है। नक्सलिज्म अगर ज़रूरी है तो इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है अगर हम छत्तीसगढ़ झारखंड नक्सलिज्म की बात करें, राइट, तो ऐसा नहीं बहुत जनरल पॉइंट नहीं लिखना क्योंकि पीस पीस तो सबको ही चाहिए, तो दैट इज़ वेरी जनरल कंक्लूजन, बट स्पेसिफिक एरिया में पीस चाहिए, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, वाई वी आर नीड दैट पीस, उस वे में आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। साइंस एंड टेक में ऑब्वियसली डेफिनेशन इज अ गुड थिंग, डेटा इनोवेशन है, कोई कोई करंट में कुछ हुआ है, अगर इसरो का कुछ आ रहा है या स्पेस मिशन पे कुछ आ रहा है तो यू नीड टू टॉक अबाउट द करंट व्हाट एवर हैपेंड इन पास्ट 2 3 4 ईयर्स, उसके बारे में आप कर सकते हो, राइट। अगर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन डिफाइन द टर्म्स इन themselves, राइट। देन कंक्लूजन में ऑब्वियसली साइंस, when you are using some scientific principles or some scientific research, then that can be used both in good and bad way, right, तो conclusion one thing is the responsible and ethical use, कि जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं whatever, बायोटेक्नोलॉजी में भी जो डेवलपमेंट हो रही है whatever, it has to be used ethically, चाहे वो 3 parent बेबी की बात हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात हो, whatever that we are doing in तो it will have both negative and positive impact, so we have to use it responsibly, and why we need to use it responsibly, how we can use it responsibly, that can be the good conclusion. then ethics है, ठीक है, एथिक्स में डेफिनेशन तो देखो भाई बहुत क्लियर है, सब लोगों को एथिकल टर्मिनोलॉजीज की अच्छी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। आई गेस सबके साथ मोस्टली जिन्होंने एथिक्स कर लिया, आई हैव शेयर्ड दैट डॉक्यूमेंट, डेफिनेशंस वाला डॉक्यूमेंट है ना, अगर नहीं है, किसी ने नहीं किया है या अभी मैंने नहीं शेयर किया तो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज, आई शेयर, जिनका एथिक्स हो गया, ठीक है, तो उसमें डेफिनेशंस है, एक एक सेंटेंस की थोड़ी इजी डेफिनेशंस है, यू कैन मेमोराइज दोज, एक दिन में, ऐसा नहीं बहुत एक्यूरेट डेफिनेशन चाहिए, बट यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी टू वैल्यूज, ठीक है, इतनी क्लैरिटी आपकी डेफिनेशन में होनी चाहिए। एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में अगर डिफरेंस है तो दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर डेफिनेशन, तो उतना क्लियर। देन समटाइम्स यू कैन गिव सम कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन, कोट का मतलब एग्जैक्ट वैसा कोट नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट कोट इन द सेंस कि वो डबल कोट्स वाला कोट, बट समथिंग रिलेटेड टू दैट, some quote or some sentence related to the thing in the question, right, in conclusion with a moral synthesis, why, ठीक है, why be ethical, why accountability is needed, ठीक है, anything, why integrity, why sympathy, why compassion, क्वेश्चन why नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके क्या इम्पैक्ट है, राइट, बट why it is necessary, not in governance setup, not in इंटरनेशनल सेटअप, नॉट इन मीडिया सेटअप, बट इन जनरल क्यों जरूरी है कंपैशन एज अ वैल्यू, ठीक है, तो यू कैन कंक्लूड विद दैट, समझ रहे हैं, मतलब क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, मीडिया एथिक्स है, इंटरनेशनल एथिक्स है, वट एवर इन्वायरमेंटल एथिक्स है, बट वट एवर एथिकल वैल्यूज आर वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, दोज आर मोर और लेस यूनिवर्सल वैल्यूज, तो यू कैन कंक्लूड विद द यूनिवर्सैलिटी ऑफ दोज वैल्यूज कि क्यों इंपॉर्टेंट है to have these values in general also for humanity in itself, ठीक है। then case studies है, उसमें introduction can have some values, but mostly अगर आपसे dilemmas values तो पूछी होती है तो एक brief explanation of the case, ठीक है,
देन कंक्लूजन में एक तो डिसाइसिव होगा या बैलेंस्ड हो सकता है कभी कभी, ठीक है। बैलेंस्ड कंक्लूजन इन द सेंस कि जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द एथिक्स के स्टडी सेशन, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हीरो बनना है, राइट, कि नहीं दिस इज द राइट, तो देन यू कैन गिव कि सम सर्टेन एथिकल डायलेमास हैज टू बी सॉल्व्ड, एथिकल हैव टू बी सॉल्व्ड विद इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। इट कैन नॉट बी कि everything has to be followed, ठीक है। certain things has to be accommodated according to the circumstances, उस वे में भी आप कंक्लूजन डाल सकते हो। बाकी कंक्लूजन जो वे फॉरवर्ड वाला है, लॉन्ग टर्म वाला है कंक्लूजन, वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं एथिकल केस स्टडीज, राइट। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? देखिए एक में तो आप डेफिनेशन डाल दोगे, आप एथिक्स की केस स्टडी की अगर बात कर रहे हैं। देखो एक तो पहली बात तो बहुत रेयर चांस है कि टू सिमिलर थीम्स पे एथिक्स में दो क्वेश्चन आएंगे, रेयर चांसेस, बट स्टिल इफ यू हैव टू राइट, तो वन यू कैन इंट्रोड्यूस विद इट्स डेफिनेशन, इन अदर यू कैन इंट्रोड्यूस विद इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस पे दो आ गए क्वेश्चन, तो एक में आप डेनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस की आप डेफिनेशन डाल देंगे, सेकेंड में यू कैन गिव विद इमोशनल इंटेलिजेंस सिग्निफिकेंस, क्योंकि कंटेक्स्ट स्पेसिफिक आएगा। अगर सिंपल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन डाल दीजिए। सेकंड, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट आ रहा है या रोल ऑफ इमोशनल, मतलब अदर क्वेश्चन, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, वट एवर थीम दे आर गिविंग, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक थिंग, सिग्निफिकेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए उसको, राइट। बट वेरी रेयर चांसेस कि सेम थीम पे दो क्वेश्चन आएंगे, बट अगर आता है एक में डेफिनेशन और एक में सिग्निफिकेंस, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस। देन अभी कुछ कुछ क्वेश्चन है मैंने जो ऊपर जो डाले थे उनके बेस पे वन लाइनर इंट्रोडक्शंस, छोटे इंट्रोडक्शंस आई हैव ट्राइड टू क्रिएट। फॉर एग्जांपल, if the question geography हमारा explain how ocean currents influence the regional climates of the world, ठीक है। तो ocean currents की definition, concept based introduction हो सकता है, definition आप concept की, then some impact based introduction हो गया, है ना, जैसे for example El Nino's warming in Pacific of Gulf Streams, moderation of Europe's wind, sorry, Pacific to the Gulf Streams, moderation of Europe's winters, ओशन करंट से रीजनल क्लाइमेट्स एंड लाइवलीहुड्स ग्लोबली, ठीक है। या फिर दिस ओशन, द चेंजिंग ओशन, सॉरी, changing ocean surface temperature has led to make the European winters warmer by 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये रिसेंट स्टडी है, रिसेंट वो है, तो डेटा इन फैक्ट है कि जो वो सी सरफेस वाटर टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो यूरोप के विंटर्स है दे आर इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ओशन करंट्स की वजह से, क्योंकि वार्म हो रहे हैं और ये करंट्स उनको लेके जा रहे हैं वहाँ पे, तो 8 to 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज वन थिंग दैट कैन बी रिटन विद सम फैक्ट, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी फोकस के बेस पे कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, बैलेंस्ड इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल सिस्टम इज की टू सस्टेनिंग ज्योग्राफिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर रहा है रीजनल क्लाइमेट्स को, ठीक है, और करेंटली क्या ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो व्हाट वी नीड टू बैलेंस बिटवीन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड नेचुरल सिस्टम, ठीक है। सेकेंड है फ्यूचर आउटलुक, कि कैसे क्या किया जा सकता है, साइंटिफिक मैपिंग एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग, ठीक है। ये देन वन थिंग कैन बी डन इज ये ह्यूमन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आप उसके बेस में भी आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपके ह्यूमन के ऊपर नहीं, क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑन द रीजनल क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसका उन क्लाइमेट्स के ऊपर जो इनका इम्पैक्ट है उसकी वजह से ह्यूमन इम्पैक्ट क्या आ रहा है ऑफ द ओशन करंट्स, ठीक है, वो उसके वे में भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो इट इज अ गुड आइडिया टू कंक्लूड फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन विद ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। अभी मैं और बाकी चीज़ें फिर मैं भेज दूंगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट्स 3:45 है ना, मैं ज़्यादा वो भी नहीं करना चाह रहा। यू कैन रीड एनी थिंग, यू कैन हैव, यू कैन आस्क, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट सेशन सैटरडे को कर ले 18th को, इफ यू आर ओके विद इट एवरीवन।